कैसे हैं दोस्तों। आपका सौंदर्य आईएएस में स्वागत है। आज के लेक्चर में संविधान सभा और उसकी प्रमुख समितियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि भारतीय जो हमारे एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भारतीय संविधान की समितियों से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब पूरे भाग का अवलोकन हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 प्रीवियस लेक्चर में फिलहाल काफ़ी कुछ हमने इस बार का अध्ययन कराया था। फिर एक बार हम बताते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर ये तय किया गया था कि 10 लाख जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार, अप्रत्यक्ष वयस्क का यहाँ पे 15 वर्ष माना गया था। जैसे प्रेजेंट में मत देने का अधिकार 18 वर्ष था, तो संविधान सभा सदस्यों को वोट देने का अधिकार सिर्फ 15 ईयर्स था। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा संविधान सभा सदस्यों का चुनाव हुआ था। ये लगातार एग्जाम का क्वेश्चन बना है कि संविधान सभा सदस्यों का चुनाव कहाँ से हुआ था, तो हमेशा ध्यान रखना है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा संविधान सभा सदस्यों का चुनाव हुआ था और इन सदस्यों के द्वारा ही भारत का संविधान बनाया गया था। इस प्रकार 389 सदस्यों का कुल चुनाव हुआ था। 389 जो सदस्य चुने गए थे उसमें 296 सदस्य ब्रिटिश 11 प्रांतों से आए थे तथा 93 सदस्य रियासतों से थे। किंतु ध्यान रखने की बात है कि जो रियासत के सदस्य थे, चाहे जो रियासत हैं, ये भारतीय संविधान सभा में नहीं शामिल हुए थे। सिर्फ प्रांतीय सदस्य ही संविधान सभा में शामिल हुए थे, जिसमें से कांग्रेस से 296 सदस्य में से कांग्रेस से 208 आते हैं, मुस्लिम लीग से 73 आते हैं और स्वतंत्र सदस्य के रूप में 15 आते हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें से 15 महिलाएं भी शामिल थीं। ठीक है। संविधान सभा को संविधान बनाने संबंधित कार्यों को नियंत्रित करने व संचालित करने के उद्देश्य से विभिन्न समितियां बनाई गई थी और इन समितियों में जो प्रमुख समितियां थी, प्रमुख 8 समितियां मानी गई हैं जो बड़ी समितियां थी। इनके अलावा अन्य छोटी समितियों का भी गठन किया गया था। लेकिन हमारे जो पॉइंट टू एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो राइज होता है वो 8 बड़ी समितियों से खासकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हम 1 बाय 1 सीरियलबद्ध अध्ययन करेंगे। जैसे संघ संविधान समिति, संघ कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति, यानी विभिन्न राज्यों से आपस में समझौता करने के लिए जो समिति बनी थी, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आता है कि राज्यों से समझौता करने के लिए समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन दूसरी तरफ जो ये रियासतों से या प्रांतीय संविधान या रियासतों को आपस में जोड़ने के लिए वो बनाई गई थी, उसके वल्लभ भाई पटेल थी। रियासत का नाम आ जाए या प्रांतीय संविधान समिति की बात आए तो ध्यान रखना वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हैं। जबकि राज्यों से समझौता करने के लिए जो समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति जो पूरी को तरह रेगुलेट करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी, इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इनके साथ ही सलाहकार समिति के अंदर 2 उप समितियां होती थी। एक का नाम है मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के
अध्यक्ष यस्सी मुखर्जी। यस्सी मुखर्जी मीन्स होता है हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी भारतीय संविधान में एक इम्पोर्टेंस पर्सन थे। ये और क्या थे, भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पटना से संबंधित हैं। उसी प्रकार भारतीय संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो हरीश चंद्र मुखर्जी को ही बनाया गया था। ये बात विशेष ध्यान रखना है। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष यस्सी मुखर्जी बनाए गए थे। सलाहकार BN राव को बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करेंगे कि प्रारूप समिति में ऐसा क्या था। प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। कौन सी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसी को हम संविधान निर्मात्री समिति भी कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज कराता है। संविधान निर्मात्री समिति भी देता है और संविधान निर्मात्री सभा भी। तो ध्यान रखना, संविधान निर्मात्री समिति, जहाँ पर समिति नाम आ जाए वहाँ के अध्यक्ष ये कौन थे, डॉक्टर BR अंबेडकर जी थे। जबकि जहाँ पर संविधान निर्मात्री सभा लिख के आ जाए वहाँ पे इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से हमेशा कन्फ्यूजन होता है और अक्सर बुकों में भी कन्फ्यूजन डाला गया है। तो ध्यान रखना, संविधान निर्मात्री समिति और निर्मात्री सभा, इनको विशेष ध्यान रखना है हम लोगों को। डॉक्टर BR अंबेडकर प्रारूप समिति के चेयरमैन थे और इन्हीं कारणों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता, संविधान का पिता अगर किसी को बोला जाता है तो किसको बोला जाता है, डॉक्टर BR अंबेडकर को। संविधान के प्रमुख शिल्पकार, आर्किटेक्चरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के प्रमुख शिल्पकार अभी अगर पूछा जाए तो सिर्फ किसको बोला जाता है, डॉक्टर BR अंबेडकर को ही बोला जाता है। साथ ही ने आधुनिक भारत का मनु की संज्ञा भी दी गई। क्या संज्ञा दी गई है, आधुनिक भारत की मनु की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अच्छा, इनमें एक खास बात है जो हमने बताया, संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात हो, यानी यहाँ पर सभा वर्ड अगर जुड़ जाए और उसके अध्यक्ष की बात हो जाए तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेना है। चाहे संविधान सभा पूछा जाए चाहे संविधान निर्मात्री सभा पूछा जाए, दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से संबंधित हैं, पटना से। जबकि संविधान सभा के अंदर बनी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष किसको माना जाता है, निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर को माना जाता है, जो हमने भी डिस्कस किया। ठीक है। आगे हम लोग दूसरा नोट पॉइंट देखेंगे। संविधान के पिता डॉक्टर BR अंबेडकर को माना गया। संविधान के पिता किसे माना गया है, डॉक्टर BR अंबेडकर को माना गया है। जबकि इस भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना गया है। भारतीय कानून, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, भारतीय कानून, इंडियन लॉ या हिंदू कानून, दोनों बात आता है। भारतीय कानून भी आता है, हिंदू कानून भी आती है। तो इसकी सबसे प्राचीन प्रथम पुस्तक अगर पूछा जाए कि भारतीय कानून की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है या प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो ध्यान रखना मनुस्मृति है, जिसे मनु के द्वारा लिपिबद्ध किया गया था और मनु के द्वारा लिपिबद्ध किया गया था। मनुस्मृति का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, साथ ही निबंध लेखन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि पूजा का मतलब ये होता है, बल्कि पूजा का मतलब होता है कि जहाँ पर नारियों का सम्मान किया जाता है वहाँ पर शांति होती है, वहाँ पर देवता का निवास होता है, कुछ ऐसा समझना है। अच्छा भाई, नेक्स्ट हम लोग प्रारूप समिति को देखेंगे। प्रारूप समिति का मतलब होता है स्ट्रक्चर कमेटी। प्रारूप समिति की जब पहले बात करते हैं कि प्रारूप समिति क्या हुआ था, किसने बनाया था, तो ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रारूप बनाया गया था वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव और सच्चिदानंद सिन्हा,
भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार BN राव। और दूसरे व्यक्ति कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें संविधान सभा के टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इनके द्वारा पहली बार प्रारूप समिति बनाई गई थी, ठीक है। और इन्होंने 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों का वर्णन किया है। इस प्रारूप समिति जो पहली बनी थी उसमें कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी, ये विशेष ध्यान रखना है। 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट का प्रारूप देखते हैं। प्रारूप समिति जो गठित हुई थी, कब गठित हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के चेयरमैन कब बने? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में गठित हुई थी। BR अम्बेडकर के अलावा 6 सदस्य और थे, यानी प्रारूप समिति कुल 7 सदस्यीय समिति। कितने सदस्य थे इसमें? 7। अंबेडकर के अलावा कितने लोग थे? 6 लोग थे। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान सभा में शामिल होते हैं, इनका चुनाव कहाँ से हुआ था? इनका पहला जो चुनाव हुआ था ढाका सीट से हुआ था, लेकिन ढाका पाक में जाने के कारण, पाकिस्तान में जाने के कारण उनका अभ्यर्थन निरस्त हो गया था और वे पुनः मुंबई के पुणे सीट से चुनाव जीतकर भारतीय संविधान सभा में शामिल होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पूछा जा चुका है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं, तो ध्यान रखना है पुणे से जीत के आते हैं और पहला चुनाव इनका ढाका से हुआ था जो कैंसिल हो चुका था, ठीक है। इसके सदस्य कौन कौन हैं? N गोपालास्वामी अयंगर। इनके जितने सदस्य हैं हमें रट लेना है, क्योंकि इसमें बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी से कौन संबंधित नहीं है। ये खासकर सिविल में या PSC में बार बार क्वेश्चन राइज हुआ है, इसलिए इस सदस्यों का नाम हमें अच्छे से रटना है। तो पहले सदस्य कौन थे? N गोपालास्वामी अयंगर। दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे सदस्य थे KM मुंशी। चौथे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला। ये 4 सदस्य हैं। इनके बाद 5वें सदस्य कौन बने? BL मित्र बने थे। BL मित्र जो सदस्य बने थे, बाद में इनका जो स्वास्थ्य था अत्यधिक खराब हो जाता है, जिसके कारण ये पद को अपने छोड़ देते हैं और इनके स्थान पर N माधव राव अगले सदस्य बनते हैं। तो ध्यान रखना है, पहले कौन थे? BL मित्र थे। BL मित्र के स्थान पे कौन आए हैं? N माधव राव प्रारूप समिति के चेयरमैन बने हैं। अच्छा भाई, छठा मेंबर कौन था? DP खेतान बने थे। कौन बने थे? DP खेतान बने थे। लेकिन DP खेतान के साथ क्या हुआ? 1948 में इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने से ये पद से हट जाते। जब मृत्यु हो गई तो इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी को अगला सदस्य बनाया गया। यानी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि संविधान के प्रारूप समिति के किस सदस्य की मृत्यु हो गई थी, तो ध्यान रखना DP खेतान की मृत्यु हुई थी और इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। ये चीज़ हो गया। अब एक क्वेश्चन और हमारे मन में आता है, एक समिति है जिसके बारे में बार बार एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाता है, झंडा समिति। कि झंडा समिति क्या है? झंडा समिति का अब झंडा समिति में ये पूछा जाता है कि झंडा समिति के चेयरमैन कौन है, और इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ लोग, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि JB कृपलानी थे, लेकिन JB कृपलानी झंडा समिति के भारतीय इतिहास में अगर हम पूरा एनालिसिस करें तो 2 बार झंडा समिति बने हैं। कितनी बार? 2 बार झंडा समिति का गठन हुआ है और दोनों बार चाहे अध्यक्ष की बात करें या सदस्य की बात करें उसमें JB कृपलानी जी नहीं हैं, इसलिए झंडा समिति के सदस्य में JB कृपलानी का नाम हमें नहीं याद करना, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा कि बहुत सारी जगह बुकों में लिपिबद्ध किया गया है, इसलिए पॉइंट खासकर ध्यान रखने की योग्य है। अच्छा, भारतीय इतिहास में अगर हम बात करें तो 2 झंडा समिति का उल्लेख मिलता है।
पहला झंडा समिति कब बना? आईएनसी कराची अधिवेशन 1931, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में दिखाई पड़ता है। इस झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? 1928 बारदोली किसान आंदोलन की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गठित हुई, इसमें 6 सदस्य थे। दूसरी समिति कौन थी? तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ झंडा समिति का जो गठन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में तदर्थ झंडा समिति बना था, जो संविधान निर्मात्री परिषद के चेयरमैन थे। इनके द्वारा 23 जून 1947 को झंडा समिति का गठन हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और इनके अलावा 5 अन्य सदस्य भी थे। कौन कौन सदस्य हैं इनको हमें देखना है। नंबर 1, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जान लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा, अगर बात किया जाए सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये युवा थे। ये पहली बार कब बने थे? ये पहली बार 1923 में। कब बने थे? 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1940, 1941, 42, 43, 44, 45 इस प्रकार से ये 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन बना? अबुल कलाम आज़ाद। पहली सबसे यंगेस्ट कौन बना? अबुल कलाम आज़ाद। ये 2 पॉइंट अबुल कलाम आज़ाद का बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना है। दूसरी सदस्य थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, जिसे हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। सरोजिनी नायडू का जो चुनाव हुआ था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। सरोजिनी नायडू के बारे में 2 स्टेटमेंट हैं। यह भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर थी, राज्यपाल थी। कहाँ की थी? यूपी। सरोजिनी नायडू भारत के किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर है। दूसरी खास बात है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला व प्रथम भारतीय महिला थी। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें महिला तो एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू का नाम याद रखना है, ये विशेष ध्यान देना है। तीसरे पर्सन थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के बारे में क्या खास है? सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यानी लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जब भारत गवर्नर बनने लगे तो पहला जो गवर्नर बने थे वो सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी पहले गवर्नर बने थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे मेंबर्स कौन थे। के.एम. मुंशी और एक तदर्थ समिति में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी शामिल थे। तो यही क्वेश्चन आता है कि तदर्थ झंडा समिति में कौन सा मेंबर इसमें शामिल थे। इन चारों को गायब करके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम दे देता है। तो आप ध्यान रखना कि B.R. अम्बेडकर न सिर्फ प्रारूप समिति के चेयरमैन थे बल्कि प्रारूप समिति के अलावा ये तदर्थ झंडा समिति में भी सदस्य के रूप में विद्यमान थे, प्रेजेंट थे। अच्छा, भारतीय संविधान के बारे में बेसिक चीज़ देखें। जो भारतीय संविधान का जब निर्माण हो गया, हमने बताया कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा सदस्यों के द्वारा आत्मार्पित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भारत में लागू हुआ था। तो जो मूल भारतीय संविधान जो बना था उसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन जो प्रेजेंट का जो हमारा संविधान है, प्रेजेंट में कितना इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, वो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ से बढ़ाकर 25 भाग, 465 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 465। ध्यान रखना, 448 नहीं, 465 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम
थैंक यू क्लास। बस इतना ही इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे नए सिरे से आएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इसमें लेक्चर में या कुछ नहीं समझ में आएगा तो लाइक कमेंट करिएगा, आगे के लिए सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको आसानी से मिलता जाए। कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग लाइक कमेंट में ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा, उसमें यथासंभव हम सुधार करेंगे। थैंक यू क्लास।